अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। इधर हवलदार रुस्तम खान की बात ख़त्म हुई, उधर कांस्टेबल आसिफ अली मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मैंने 15-20 मिनट पहले आसिफ को फरीद की मईयत में अहमदनगर रवाना किया था। गैर मुतवक्के तौर पर इतनी जल्दी इसकी वापसी ने मुझे चौंका दिया और मैंने सरसराती हुई आवाज़ में इस्तफसार किया, तुम अहमदनगर नहीं गए? जनाब, अहमदनगर पहुंचने की नौबत ही नहीं आई, उसने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। मेरी उलझन सिवा हो गई। क्यों नौबत क्यों नहीं आई? मैंने कदरे जारहाना अंदाज में पूछा। क्या रास्ते में सैलाब आया हुआ था? नहीं मलिक साहब, ऐसी कोई बात नहीं, वो ठहरे हुए लहजे में वजाहत करते हुए बोला। आपने मुझे जिस काम से अहमदनगर भेजा था वो थाने से निकलते ही हो गया, इसलिए मैं फ़ौरन वापस आ गया हूँ। मैंने टटोलने वाली नज़र से कांस्टेबल को देखा और चुपते हुए लहजे में कहा, आसिफ अली, मैंने तो तुम्हें कभी अहमदनगर इस मकसद से रवाना किया था कि तुम याकूब तरखान को अपने साथ लेकर आओगे। जी हाँ, उसने सर को अस्पाती जुम्बिश दी। मैं याकूब तरखान को लेकर ही आया हूँ। वो बाहर बरामदे में बैठा हुआ है। लेकिन सिर्फ 15-20 मिनट में तुम अहमदनगर जाकर वापस कैसे आ सकते हो? मेरी हैरत अभी रफ़े नहीं हुई थी। जनाब, दरअसल याकूब तरखान हमें रास्ते में मिल गया था, वो वजाहत करते हुए बोला। हमने थाने से निकलकर बामुश्किल 100 गज का फासला तय किया होगा कि सामने से एक टांगा आता दिखाई दिया। करीब पहुंचने पर फरीद अहमद ने मुझे बताया कि इस टांगे में याकूब तरखान सवार है। मैंने मज़कूरा टांगे को रुकवाकर याकूब तरखान से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। उसने बताया कि उसकी बीवी आयशा कहीं गुम हो गई है और वो अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने जा रहा है। बस इतनी सी बात है जनाब। मैंने एक इत्मीनान बख्श गहरी सांस खारिज की और ठहरे हुए लहजे में कहा, ठीक है, याकूब तरखान को इस नामालूम मकतूला औरत की लाश दिखाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। वो मुझे सैल्यूट करके कमरे से निकल गया। मैं उठकर खड़ा हो गया। मेरी तकलीफ में हवलदार रुस्तम खान ने भी कुर्सी छोड़ दी और बोला, मलिक साहब, अब ये बदनसीब औरत नामालूम तो नहीं रही, ये याकूब तरखान की गुमशुदा बीवी आयशा है जनाब। हाँ, ये बज़ाहिर ऐसा ही लगता है, मैंने कदम बढ़ाते हुए कहा। लेकिन किसी हतमी नतीजे तक रसाई हासिल करने के लिए हमें याकूब तरखान की तस्दीक या तरदीद का इंतज़ार करना होगा। तुम आओ मेरे साथ। हम दोनों वहां जा पहुंचे जहां मज़कूरा मकतूला की लाश रखी हुई थी। कांस्टेबल आसिफ ने हमसे पहले याकूब तरखान को वहां पहुंचा दिया था। फरीद अहमद भी उधर ही मौजूद था। याकूब तरखान ने मकतूला औरत का चेहरा देखते ही ऐलान कर दिया कि वो उसकी बीवी आयशा की लाश थी। बीवी को मुर्दा हालत में देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो गुलूगीर आवाज़ में बोला, थानेदार साहब, ये आपको कहाँ से मिली? इसके साथ क्या हुआ है? मैं तो सुबह से इसे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गया हूँ। लाश की हतमी शनाख्त के बाद मेरा काम खासा आसान हो गया था। मैं याकूब तरखान को अपने कमरे में ले आया। मैं इससे तफसीली नशिस्त करना चाहता था ताकि इसकी बीवी की मौत का मामला हल हो सके। मैंने याकूब तरखान को एक कुर्सी पर बिठाया और तसल्लीआमेज़ अंदाज में कहा, याकूब, अपने आप को संभालो, मैं 10 मिनट बाद तुमसे बात करता हूँ। ये कहकर मैं दरवाजे की तरफ मुड़ा तो उसने भर्राई हुई आवाज़ में पूछा, थानेदार साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारी बीवी की लाश के सिलसिले में मुझे कुछ ज़रूरी कार्रवाई करनी है। मैंने कहा, मैं लाश को अस्पताल भिजवाने के बाद तुम्हारे पास आता हूँ। आप आयशा की लाश को अस्पताल क्यों भिजवा रहे हैं थानेदार साहब? वो चौंक कर मुझे देखने लगा। उसकी आंखों में गहरा इज़्तिराब था। मैंने मुतदिल अंदाज में कहा, अस्पताल में तुम्हारी बीवी का पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम यानी चीर फाड़? उसकी आंखों में खौफ के साए लहराने लगे। इसकी क्या ज़रूरत है? बड़ी अशद ज़रूरत है, मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। तुम्हारी बीवी की तबाही मौत नहीं हुई, इसकी मौत का सबब जानना बहुत ज़रूरी है। वो यकतुक मुझे देखता चला गया। मैं इसे कमरे में छोड़कर बाहर निकल आया। आइंदा 10 मिनट में मैंने कांस्टेबल वसीम सेठी की निगरानी में याकूब तरखान की बीवी आयशा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ज़िला अस्पताल भिजवा दिया और एक मरतबा फिर अपने कमरे में आ गया। याकूब तरखान की उम्र 40 साल से ज़्यादा नजर आती थी। वो मुतनासिब बदन का मालिक एक दराज कामा शख्स था। सर के बाल आधे से ज़्यादा उड़ चुके थे और चंदियाँ साफ दिखाई देती थी। इसके बाएं हाथ की 2 उंगलियां भी गायब थीं। अज़ां बाद मुझे मालूम हुआ कि मज़कूरा उंगलियां बेहतियाती के बायस आरे में कट गई थीं।
मैंने निहायत ही मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में याकूब तरखान को उसकी बीवी की लाश की दरियाफ्त के बारे में बताया। वो बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनता रहा और उसके चेहरे के तासुरात में बड़ी नुमायां तब्दीलियां भी आती रहीं। जब मैं खामोश हुआ तो उसने मुर्दा सी आवाज़ में कहा, आपका मतलब है कि आयशा को कत्ल करने के बाद नहर में फेंका गया है? बिल्कुल, मेरा यही मतलब है, मैंने ठोस लहजे में कहा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी इसी अम्र की तस्दीक कर रही है। लेकिन आयशा को कौन कत्ल कर सकता है? वो उलझनज़दा अंदाज में बोला। ये तो तुम मुझे बताओगे, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम आयशा के शौहर हो, तुमसे ज़्यादा ये बात और कौन जान सकता है? जनाब, मैं आयशा की मौत के बारे में कुछ नहीं जानता। वो बेबसी से गर्दन को नफ़ी में हरकत देते हुए बोला। वो रात को ठीक ठाक सोई थी, सुबह देखा तो वो अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। बस मैं इसी वक्त से आयशा की तलाश में लग गया। मैंने पूरा अहमदनगर छान मारा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। थक हार कर मैं इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने आ रहा था तो यहाँ आकर पता चला। उसकी आवाज़ रुक गई और वो खामोश हो गया। याकूब, इस बात में तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि तुम्हारी बीवी को गला घोंटकर मौत के घाट उतारा गया है, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। इसकी टूटी हुई चूड़ियाँ और जख्मी कलाइयाँ इस बात का खुला सबूत हैं कि इसने अपनी जान बचाने के लिए खासी जद्दोजहद की होगी, लेकिन कातिल पर इसका बस नहीं चला और उसने उस वक्त तक गर्दन अपने हाथों की मजबूत उंगलियों में जकड़े रखी जब तक उसकी ज़िंदगी का चिराग गुल नहीं हो गया। इसे मौत की नींद सुलाने के बाद ही कातिल ने इसकी लाश को नहर में फेंका होगा, जहाँ से वो पानी के साथ साथ बहते हुए कोर्ट ज़मीन पहुँच गई। मैंने ज़रा देर को तवक्कुफ करके गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, अगर झोंक ज़मीन के मछेरे अल्लाह दिता ने नहर में जाल न डाल रखा होता तो आयशा की लाश पानी के साथ साथ पता नहीं कहाँ कहाँ निकल जाती। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा थानेदार साहब, वो दोनों हाथों से अपने सर को थामते हुए बोला। आयशा का कोई दुश्मन भी नहीं, फिर कौन इसे कत्ल करके नहर में फेंक सकता है? जब ऐसे हालात में कोई औरत कत्ल हो जाती है तो पहला शक उसके शौहर की तरफ जाता है। मैंने याकूब तरखान के चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, तुम सच सच बता दो कि तुमने अपनी बीवी के साथ क्या किया है? मेरे संगीन इस्तफसार ने उसे गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया। थानेदार साहब, आप मुझसे बड़ी से बड़ी कसम ले लें, मैं आयशा की मौत के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम दोनों के बीच अज़दवाजी ज़िंदगी कैसी चल रही थी? ठीक ही थी जनाब, उसने धीमे लहजे में जवाब दिया, जैसी दूसरे मियाँ बीवी की होती है। पुलिस डिपार्टमेंट में तवील अरसा काम करते हुए मुझे भांत भांत के लोगों से वास्ता पड़ता रहता था, जिनमें ज़्यादा तादाद जुराइम पेशा अफराद की होती थी। मैं इन लोगों की मखसूस नफ्सियात और चेहरे के उतार चढ़ाव से बखूबी आगा था और अल्लाह के फजलो करम से मैं पहली निगाह ही में अंदाज़ा लगा लेता था कि सामने वाला किस मिजाज का मुजरिम खड़ा है। याकूब तरखान के हवाले से मेरी इब्तिदाई राय यही थी कि वो अपनी बीवी की मौत का जिम्मेदार नहीं है और उसने आयशा को कत्ल नहीं किया होगा, लेकिन ये भी तय है कि 1-2% मुलजिम बड़े अय्यार और खूचल होते हैं। इनके बारे में कायम किए गए अंदाजे बाद में गलत साबित होते हैं, लिहाजा याकूब तरखान को भी मुख्तलिफ जावियों से घिसना ज़रूरी था। जैसा कि वो लकड़ी को रंदे से छीलकर हमवार किया करता था। मियाँ बीवी की ज़िंदगी चाहे कितनी भी ठीक ठाक चल रही हो, लेकिन इनके बीच गाहे बगाहे तू तकात और लड़ाई झगड़ा भी होता है। मैंने उसे तेज़ नज़र से घूरते हुए कहा, क्या तुम दोनों भी आपस में दंगा फसाद किया करते थे? कोई बड़ा दंगा फसाद तो नहीं थानेदार साहब, वो सादा से लहजे में बोला। हाँ, मगर कभी कभी मुँहमारी हो जाती थी। अच्छा, उमूमन ये मुँहमारी किस बात पर हुआ करती थी? याकूब तरखान ने जवाब दिया, हमारे दरमियान जब भी लड़ाई हुई तो वो यूसुफ ही का कोई मामला था। यूसुफ कौन? मैंने पूछा। यूसुफ मेरा बेटा है जी, उसने बताया। 8 साल का हो गया है, मगर ना तो इसका पढ़ने में दिल लगता है और ना ही वो काम में मेरा हाथ बटाने से कोई दिलचस्पी रखता है। मैं बस माँ के लाड प्याने से बिगाड़ कर रख दिया है। लम्हे भर को वो रुका, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, बस जी, इसी बात पर आयशा से मेरी नोक-झोंक हो जाती थी। अक्सर बापों की ज़बान से ये शिकायत सुनी है कि माँओं ने बेजा लाड प्यार से बच्चों को बिगाड़ दिया है। याकूब तरखान की इस बात से तो मुझे इत्तेफाक था कि 8 साला यूसुफ को अपनी तालीम की जानिब तवज्जो देनी चाहिए थी, मगर ये उसकी ख्वाहिश जायज़ नहीं थी कि मासूम यूसुफ उसके काम में भरपूर हाथ बटाता। बहरहाल इस वक्त मामला तालीम और काम से भी ज़्यादा अहम यानी यूसुफ की माँ आयशा की नागहानी मौत का था।
लिहाजा मैं याकूब तरखान की जानिब मुतवज्जा हो गया। क्या गुज़िश्ता रात भी आयशा से तुम्हारी नोक-झोंक हुई थी? जी नहीं, उसने नफ़ी में गर्दन हिला दी। यूसुफ के अलावा तुम्हारे और कितने बच्चे हैं? कोई नहीं जनाब, उसने जवाब दिया। हमारी बस एक ही औलाद है। तुमने बताया है कि पिछली रात आयशा ठीक ठाक अपने बिस्तर पर सोई थी। मैंने सवालात के सिलसिले को दराज करते हुए कहा, और इससे पहले तुम्हारा उससे कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ था? जी हाँ, यही हकीकत है, वो बड़े एतमाद से बोला। क्या रात में किसी वक्त तुम्हारी आँख खुली थी? मैंने पूछा। नहीं जनाब, मैं दिन भर का थका हुआ था, इसलिए रात का खाना खाने के बाद ऐसी गहरी नींद सोया कि फिर आज सुबह मेरी आँख खुली थी, और जब आँख खुली तो आयशा अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। जी हाँ। आयशा को बिस्तर से गायब पाकर तुम्हारे जहन में पहला ख्याल क्या आया था? मैं यही समझा था कि वो उठ गई है और घर के अंदर ही कहीं मौजूद होगी, उसने जवाब दिया। लेकिन जब वो मुझे घर के किसी हिस्से में दिखाई न दी तो मुझे तशवीश हुई और मैंने उसे घर से बाहर गांव में तलाश करना शुरू कर दिया। मैंने एक नहायत ही अहम सवाल किया, क्या तुमने घर के बैरूनी दरवाजे को चेक किया था? क्या मतलब जी? वो उलझनज़दा अंदाज में मुझे तकने लगा। मैंने वजाहत करते हुए कहा कि मेरा मतलब है कि घर का बैरूनी दरवाज़ा बंद था या खुला था? दरवाज़ा खुला हुआ था जनाब, उसने बताया। यानी इसके दोनों पट तो बंद थे मगर कुंडी लगी हुई नहीं थी। क्या रात को तुमने याद से बैरूनी दरवाजे की कुंडी लगाई थी? जी हाँ, ये काम मैं सोने से पहले याद से करता हूँ। रात को सोने से कल तुमने बैरूनी दरवाजे की कुंडी लगाई थी, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। और सुबह जब तुम बेदार हुए तो दरवाजे की कुंडी गिरी हुई थी और तुम्हारी बीवी घर में मौजूद नहीं थी। यह भी तो हो सकता है कि मैंने थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर अपनी बयान को जारी रखते हुए कहा, वो रफ़े हाजित के लिए घर से बाहर निकली हो। कुंडी का खुला हुआ पाया जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आयशा अपनी मर्जी से कुंडी खोलकर घर से निकली होगी। मेरा ध्यान भी सबसे पहले उसकी तरफ गया था। वो असबात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने चंद मिनट इसकी वापसी का इंतज़ार किया, लेकिन जब वो वापस नहीं लौटी तो मैं परेशान हो गया और उसकी तलाश में मैंने सबसे पहले खेतों ही का रुख किया था, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने मुख्तलिफ लोगों से उसके बारे में पूछा, मगर किसी ने आयशा को देखा ही नहीं था। इस सूरत हाल ने मेरा दिमाग पागल कर दिया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ, आयशा को कहाँ तलाश करूँ। फिर जब हर तरफ से मायूसी का मुंह देखना पड़ा तो मैं आपके पास आ गया हूँ। उसकी आवाज़ भर्रा गई। मगर मैं तो समझ रहा था कि पुलिस आयशा को कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालेगी, मगर यहाँ आकर तो मुझे उसकी लाश का सामना करना पड़ा। याकूब, मुझे तुम्हारी बीवी की अलमनाक मौत का सख्त अफसोस है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, और ये मेरा तुमसे वादा है कि बहुत जल्द मैं आयशा के कातिल को आईनी सलाखों के पीछे पहुँचा दूंगा। लेकिन मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो वो तड़प कर बोला, लेकिन क्या थानेदार साहब? लेकिन ये कि मैंने वजाहत करते हुए कहा, इस सिलसिले में मुझे तुम्हारे ताउन की ज़रूरत पेश आएगी, सच्चे और खरे ताउन की। मैं ताउन करूँगा जी, सच्चा भी और बिल्कुल खरा। वो बड़े अज़्म से बोला। आयशा तो चली गई, कोई इसे वापस नहीं ला सकता, मगर मेरी ख्वाहिश है कि इसके कातिल को इबरतनाक सज़ा ही मिलेगी। याकूब, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, अगर इस वाक़ये के हवाले से तुम्हें कुछ भी मालूम हो तो मुझे बता दो। अगर मैं आयशा की मौत के बारे में कुछ जानता होता तो आपको ज़रूर बता देता थानेदार साहब, वो खिजालत आमेज़ अंदाज में बोला। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इसके साथ ऐसा संगीन वाक़या पेश आ सकता है। मैंने उसे तसल्ली तशफ़ी देकर रुख़सत कर दिया और यह हिदायत कर दी कि वो घर ही में रहे। मैं किसी भी वक्त अहमदनगर तफ्तीश की ग़रज़ से आ सकता हूँ। उसने मेरी हिदायत पर अमल करने का यकीन दिलाया और मुझे सलाम करके रुख़सत हो गया। इसी रोज़ मैं ज़ोहर की नमाज के बाद अहमदनगर जाने का इरादा रखता था, लेकिन बावजूद मैं अपने इस इरादे पर अमल न कर सका। एक इमरजेंसी की सूरत में उस्मानाबाद में मेरी मौजूदगी लाजमी ठहरी थी। दंगे फसाद का एक ऐसा केस मेरे थाने में आया था जिस केस में चंद अफराद शदीद ज़ख्मी भी हुए थे। इन मामला से निमटते निमटते मुझे शाम हो गई और मुझे अहमदनगर जाने वाला प्रोग्राम अगले दिन पर छोड़ना पड़ा। चुनांचे आइंदा सुबह ही सुबह मैं वसीम सेठी को अपने साथ लेकर अहमदनगर की जानिब रवाना हो गया। मैंने दानिस्ता टांगे के सफ़र को नज़रअंदाज किया था और हम घोड़ों पर सवार थे और इस वक्त हम पुख्ता सड़क पर भी सफ़र नहीं कर रहे थे। मैंने दानिस्ता नहर वाला रूट इख्तियार किया था। नहर के किनारे के साथ साथ एक कच्चा रास्ता भी रवां दवां था।
मैं अगर चाहता तो पुख्ता सड़क पर सफ़र करते हुए बासहूलत और कम वक्त में उस्मानाबाद से अहमदनगर पहुंच सकता था। 2 मील का फासला कोई ज़्यादा फासला नहीं था, लेकिन मैंने एक ख़ास सहूलत की खातिर नहर के किनारे किनारे सफ़र का फ़ैसला किया था, और वो मकसद जो था बड़ा ही ख़ास था। इस हवाले से मेरे जहन में एक अछूता मंसूबा था। गुज़िश्ता रोज़ मैंने वसीम सेठी को नामालूम मकतूला औरत की लाश के साथ सरकारी अस्पताल रवाना किया था। यह अलग बात कि वो बदनसीब औरत अब नामालूम नहीं रही थी। यह हकीकत बड़े वाज़ेह अंदाज में सामने आ चुकी थी कि मकतूला का नाम आयशा था और वो अहमदनगर के बासी याकूब तरखान की बीवी थी। अस्पताल वालों ने क्या कहा था सेठी? मैंने दौरान सफ़र में कांस्टेबल से दरियाफ्त किया। पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट वो कब देंगे? उसने मेरे सवाल के जवाब में बताया कि मलिक साहब, इब्तिदाई रिपोर्ट आज शाम को या कल सुबह मिल जाएगी। सेठी के लहजे में एक अजीब सी बेजारी को महसूस करके मैंने कहा, क्या बात है सेठी, तुम खासे उलझे हुए नज़र आ रहे हो। ये तुम्हारे मिजाज के खिलाफ है। जी मलिक साहब, मैं तो ठीक हूँ, मगर कभी कभी आपकी मामूल से हटी हुई कोई बात देखकर जहन में मुत्तहिद सवालात सर उठाने लगते हैं। मैंने कभी तुम्हें सवालात करने से मना किया है सेठी? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, और ये भी बताओ कि इस वक्त तुमने मेरी कौन सी हरकत ऐसी देखी है जो खिलाफ मामूल हो। मलिक साहब छोड़ें, रहने दें। क्यों रहने दें? मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। ताहम अंदाज डांटने वाला नहीं था। बातचीत जारी रहना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो अस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मेरे जहन में यही था कि सड़क के रास्ते मिनटों में अहमदनगर पहुंच जाएंगे। 2 मील का फासला आखिर होता ही कितना है। ओह, अब मैं तुम्हारी बेजारी और झुंझुलाहट का सबब समझ गया हूँ, मैंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तुम इस बात पर जहन को उलझा रहे हो कि मैं साफ सुथरी सड़क छोड़कर नहर के किनारे कच्चे रास्ते की खाक क्यों उड़ा रहा हूँ, है ना? जी मलिक साहब, वो ताइदी अंदाज में सर को जुम्बिश देते हुए बोला। इतना तो मैं जानता हूँ कि आपके इस फैसले के पीछे कोई न कोई वजह ज़रूर छुपी होगी, मगर चूँकि मैं इस बात से वाकिफ़ नहीं हूँ, इसलिए जहन उलझ रहा है। बस अब जहन को मज़ीद मत उलझाओ, मैंने घोड़ा रोकते हुए कहा। मैं अभी तुम्हारे जहन में मौजूद हर सवाल का जवाब देता हूँ। मेरी तकलीद में उसने भी लगाम खींचकर घोड़ा रोक लिया। फिर ताज्जुब खेज़ निगाह से मुझे देखते हुए बोला, आप रुक क्यों गए मलिक साहब? मैंने उसके सवाल को दानिस्ता नज़रअंदाज करते हुए उल्टा उसी से सवाल कर डाला। सेठी, कल तुम जाए वकूआ पर मेरी शाना बशाना थे ना? जी मलिक साहब, उसने जवाब दिया। ताहम उसकी हैरानगी में कोई कमी न आई। मकतूला आयशा की लाश कहाँ से बरामद हुई थी? अल्लादिता मछेरे के जाल में से, उसने जवाब दिया। झोंक जामिन के नहर वाले पुल के नीचे से। अल्लाह तुम्हारा भला करे, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। यानी ये तो तय है ना कि आयशा की लाश नहर के पानी के साथ बहते हुए अल्लादिता के जाल तक पहुँच गई थी। जाहिर है, इसमें शक वाली कौन सी गुंजाइश है? ये राज खुल जाने के बाद कि मकतूला खूबसूरत औरत आयशा का ताल्लुक अहमदनगर से है, इस अमर में भी किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि सफ़ाक कातिल ने इसे मौत के घाट उतारने के बाद अहमदनगर या इसके कुर्ब जवार ही में इसकी लाश को नहर में फेंका होगा। मैंने कहा, है ना? उसने अस्बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। बिल्कुल जनाब, ये भी सामने की बात है। मकतूला की टूटी हुई चूड़ियों और ज़ख्मी कलाइयों से वाज़ेह हो जाता है कि आयशा ने मौत के मुंह में जाने से पहले अपनी ज़िंदगी के लिए खत्तुल मकतूर मज़ाहमत भी की थी। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं जनाब। अब मैं तुम्हारे आखिरी सवाल का जवाब भी देता हूँ कि मैंने घोड़ा यहाँ क्यों रोका है। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। ये तो तुमने जान लिया कि मैंने पक्के रास्ते को यकसर नज़रअंदाज करके इस धूल उड़ाते कच्चे रास्ते पर सफ़र का इंतखाब इसलिए किया कि नहर के किनारे किनारे सफ़र करते हुए मैं इस माहौल पर नज़र रख सकूं जिसमें तैरते हुए आयशा की लाश अहमदनगर से झोंक जामिन तक पहुंची थी, ताकि कोई अहम सुराग या मखसूस इशारा मेरे इल्म में। मगर जनाब, वो मेरी बात पूरी होने से पहले बोल पड़ा। मेरे यहाँ पर रुकने वाला सवाल तो बीच में ही रह गया। मैं इसी तरफ आ रहा था सेठी, मैंने तसल्ली भरे अंदाज में कहा, लेकिन तुमने मेरी बात काट दी। खैर, हम इस वक्त अहमदनगर गांव की हुदूद में दाखिल हो चुके हैं। वो देखो, मैंने एक जानिब इशारा करते हुए इजाफा किया। वो चंद गज आगे नहर के किनारे तुम्हें जो डेरा नज़र आ रहा है, ये राना बहादुर अली का है।
जी हाँ, मैं राणा बहादुर अली को अच्छी तरह जानता हूँ, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। वो अहमदनगर के चौधरी साहब हैं और 6 माह बाद होने वाले इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं। इनकी टक्कर पर जमालकोट के मलिक करीम बख्श खड़े हुए हैं। उस्मानाबाद के चौधरी सलीम राजपूत की मुकम्मल सपोर्ट राणा बहादुर अली को हासिल है, जबकि ढोक जामिन के चौधरी फरमान अली की हिमायत मलिक करीम बख्श के साथ है। सेठी, लगता है कि तुम्हें सियासत से कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी है। मैंने हैरत भरी नज़र से उसे देखा। आप कुछ भी कह लें जनाब, वो बड़ी सादगी से बोला। जब भी इलेक्शन करीब आते हैं, जलसे होते हैं, जुलूस निकलते हैं और नारेबाजी होती है तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। इलेक्शन में अभी 6 माह बाकी हैं। मैंने वापस अपने मौजू की तरफ आते हुए कहा, राणा बहादुर अली और मलिक करीम बख्श के दरमियान किस कांटे का मुकाबला होगा ये भी देख लेंगे। फिलहाल हमें आयशा के कातिल का सुराग लगाना है। घोड़े से रोकने का मकसद ये है कि हम घोड़ों से नीचे उतरकर पैदल चलते हुए राणा साहब के डेरे की सिमत बढ़ेंगे और नहर के किनारे किनारे को अंदर और बाहर दोनों जानिब से तनकीदी निगाह से देखते भी जाएंगे। क्या समझे? बिल्कुल समझ गया मलिक साहब, वो मायना खेज अंदाज में बोला। हम बातें करते हुए सुस्त रवि से आगे बढ़ने लगे। 15-20 गज आगे आने के बाद सेठी की सरसराती हुई आवाज़ उभरी, मलिक साहब, वो क्या है? उसके साथ ही उसने नहर के अंदरूनी किनारे की जानिब इशारा भी कर दिया, जहां पस्तकामत हल्की फुल्की झाड़ियां उगी हुई थीं। मैंने सेठी के इशारे की जानिब देखा और अगले ही लम्हे में चौंक पड़ा। मज़कूरा झाड़ियों में सुर्ख रंग की कोई शे फंसी हुई दिखाई दी। मैंने पहली ही नज़र में पहचान लिया, वो कोई गर्म चादर थी। इसके साथ ही मकतूल आयशा का लिबास मेरे जहन में ताज़ा हो गया। सुर्ख फूलदार फलालेन की कमीज़, सुर्ख काटन की शलवार और चादर यानी दुपट्टा नज़ारत। मेरे जहन में एक फौरी सवाल उभरा, कहीं यह हादसा आयशा ही की तो याद नहीं दिला रहा? ये बड़ा सनसनीखेज और वलवला अंगेज सवाल था। अगले ही लम्हे मैं और सेठी घोड़ों को नहर के बैरूनी किनारे पर इस्तादा एक दरख्त के तने से बांधकर नहर में उतर चुके थे। नहर का कोई किनारा बिल्कुल खुश्क था, क्योंकि पानी के बहाव ने नहर के दस्ते बाजू को छोड़कर इन दिनों महज नहर के दरमियानी हिस्से पर इक्तफा कर रखा था। जल्द ही हम दोनों इन झाड़ियों के पास पहुंच गए जो हमारी निगाहों का टारगेट थीं। सुर्ख रंग का वो कपड़ा एक जनाना गरम शाल थी। इम्कान इसी बात का था कि वो शाल आयशा की होगी। फिर ये अगलब इम्कान इस वक्त हकीकत में तब्दील हो गया जब थोड़ा आगे जाकर एक बंद जनाना चप्पल भी मिल गई। मैंने आयशा की लाश का जायजा लेते हुए उसके साथ और पाँव को भी गौर से देखा था। मुझे यकीन था कि ये चप्पल इसी की होगी। मलिक साहब, सेठी ने इंकिशाफ अंगेज अंदाज में कहा, मुझे तो यही लग रहा है कि आयशा को इसी जगह गला कूटकर मौत के घाट उतारा गया है और फिर इसकी लाश को नहर में फेंक दिया गया। मैंने जाए वक़्वा का जायजा लेते हुए कहा, तुम्हारी बात में वज़न है, इसलिए मैं तुमसे इत्तेफाक करता हूँ। और मैंने जुमला अधूरा छोड़कर इधर उधर निगाह दौड़ाई। आप ठीक कहते हैं, मैंने डेरे की सिमत इशारा करते हुए कहा। राणा बहादुर अली का डेरा यहाँ से चंद गज के फासले पर है, लिहाजा डेरे पर रहने वाले राणा साहब के मुलाजिमों को इस खूनी वारदात के बारे में कुछ न कुछ इल्म तो होना ही चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। मेरा ख्याल है कि हमें डेरे पर जाकर पूछगछ करना चाहिए। मैं तुम्हारी तजवीज़ पर ज़रूर अमल करूँगा, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। लेकिन पहले हम याकूब तरखान की तरफ जाएंगे, इसकी खैर खबर लेना भी ज़रूरी है। हो सकता है कि इसके पास मकतूल आयशा के हवाले से कोई इतला हो। जैसे आपकी मर्जी जनाब, वो मोतदिल अंदाज में बोला। हमने वापसी की राह ली और नहर से निकलकर अपने घोड़ों के पास पहुंच गए। झाड़ियों के अंदर से मिलने वाली गर्म सुर्ख शाल और चप्पल को एक थैले में डालकर वसीम सेठी ने अपने साथ रख लिया था। हमने घोड़ों को खोला और उन पर सवार होकर खेतों के किनारे किनारे चलते हुए अहमदनगर गांव के अंदर दाखिल हो गए। याकूब तरखान का घर ढूंढने में हमें किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। आयशा को पेश आने वाले वाक़ये की खबर पूरे अहमदनगर को फैल चुकी थी और उसका घर ताज़ियत के लिए आने वाले अफराद से भरा हुआ था। और उसके घर के सामने एक दरख्त के नीचे ही मैंने चारपाइयाँ डलवाकर बैठक का समा पैदा कर दिया।
گھر کے اندر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یعقوب ترکھان کو میں نے اپنے پاس بٹھا لیا۔